हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था सिस्टमिक पैथोलॉजी में ब्लड वेसल में नॉर्मल स्ट्रक्चर देखा था, आर्टीरियो नॉर्मल स्ट्रक्चर के बाद आर्टीरियोस्क्लेरोसिस देखा था। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में सिनाइल आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंसिव आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस, मॉन्केबर्ग आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। देन हम एथेरोस्क्लेरोसिस पे थे। एथेरोस्क्लेरोसिस में हम लोगों ने देखा था कि इसकी ईटियोलॉजी क्या होती है। ईटियोलॉजी में मेजर रिस्क फैक्टर, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्क फैक्टर एंड माइनर रिस्क फैक्टर्स। उसके बाद में हमने देखा था पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में रिस्पॉन्स टू इंजरी थियरी के बारे में देखा था, जिसमें कि ओरिजिनल और मॉडिफाइड दो टाइप की थी। फिर बोथ द थियरीज जो थी वो 4 की कंपोनेंट्स को हमारे पास में असाइन कर रही थी रूल, जिसमें हमने पहले देखा था एंडोथेलियल इंजरी, स्मूथ मसल सेल्फ प्रोलिफरेशन, थर्ड इज द रोल ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड फोर्थ वन इज रोल ऑफ डिस्लिपिडीमिया। नेक्स्ट हमको देखना है रोल ऑफ इन्फ्लेमेशन, जिसमें कि हमने देखा था एंडोथेलियल इंजरी हो रही थी जिसकी वजह से मोनोसाइट और लिम्फोसाइट जो थे और साथ में टी सेल्स जो हो रहे थे उनका माइग्रेशन हो रहा था। इंटिमा में उसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, साइटोटॉक्सिक था जो कि एंडोथेलियम के लिए। लीजन जो है वो एनलार्ज हो रहा था फाइब्रिन से और सेल्स से जो कि ब्लड से आ रहे थे और एक थ्रोम्बस का फॉर्मेशन कर रहे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट है रोल ऑफ डिस्लिपिडीमिया। इसमें क्या है, क्रॉनिक डिस्लिपिडीमिया जो है वो इटसेल्फ इनिशिएट कर सकता है एंडोथेलियल इंजरी को। ये हमने पहले देखा था, रिस्क फैक्टर जब देखे थे उसमें हमने बात की थी कि क्रॉनिक डिस्लिपिडीमिया जो है वो एंडोथेलियल इंजरी को इनिशिएट कर सकता है और उसका डिसफंक्शन करा सकता है बाय इंक्रीजिंग द परमिएबिलिटी ऑफ द एंडोथेलियल सेल्स। ठीक है, एलडीएल जो होता है वो प्रमोट करता है फॉर्म सेल फॉर्मेशन को, वाइल एचडीएल हैज़ एंटी एथेरोजेनिक इफेक्ट्स। अब ये फॉर्म सेल्स क्या होते हैं इसको हम अभी आगे इस समरी में देखते हैं। देखो समरी में सबसे पहले हुआ क्या, हमारे पास में एंडोथेलियल डिसफंक्शन हुआ। एंडोथेलियल डिसफंक्शन इंजरी की वजह से भी हो सकता है, किसी और कॉज की वजह से भी हो सकता है, बट उसका डिसफंक्शन होना इज इंपॉर्टेंट। एंडोथेलियम डिसफंक्शन हुआ किसकी वजह से, मे बी हाइपरटेंशन, मे बी सिगरेट स्मोक, मे बी इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एलडीएल और इट मे बी ड्यू टू हीमोडायनेमिक स्ट्रेस। ठीक है, सबसे पहले एंडोथेलियल डिसफंक्शन हुआ, उसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस हुई। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होंगे तो हमारे इम्यून सेल्स आएंगे, मोनोसाइट, मैक्रोफेज, एंटी लिम्फोसाइट। अब जो यहाँ पर सेल अडहेशन, फिर इन लोगों के पास में सेल अडहेशन मॉलिक्यूल्स जो हैं जिनका एक्सप्रेशन होगा जो कि रिसेप्टर की तरह एक्ट करेंगे। सेल अडहेशन मॉलिक्यूल जो है वो सिलेक्टिन्स, आई कैम, वी कैम। अब उसके बाद में मोनोसाइट का माइग्रेशन होगा थ्रू इंटिमा और इस ये माइग्रेशन कैसे होगा, कीमो अट्रैक्टेंट्स की वजह से होगा जो कि एमसीपी है, मोनोसाइट कीमो अट्रैक्टेंट प्रोटीन 1, जिसकी वजह से जो हमारे मोनोसाइट है वो माइग्रेट करेंगे इंटिमा में। अब मोनोसाइट जो हैं वो इंटिमा के अंदर ही वो कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, मैक्रोफेजिस में, और मैक्रोफेज जो है वो नेक्स्ट कन्वर्ट होते हैं हमारे फोम सेल्स में। तो फोम सेल्स क्या होते हैं, नथिंग बट मैक्रोफेजेस। ठीक है, अब जो ये फॉर्म सेल बनने के लिए मैक्रोफेज को अपने ऊपर MCSF यानी मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर को हमारे उसके ऊपर एक्सप्रेस करना होता है, जिसकी वजह से फिर वो कन्वर्ट होते हैं फॉर्म सेल में। ठीक है, और ये जो है इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फैटी स्ट्रीक। ठीक है, फैटी स्ट्रीक बन जाती है और फैटी स्ट्रीक बनने के बाद क्या होता है, टी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर वो एक्टिवेट होते हैं तो वो रिलीज करते हैं साइटोकाइन एंड ग्रोथ फैक्टर्स। ग्रोथ फैक्टर और साइटोकाइन के रिलीज के रिजल्ट में प्रोलिफरेशन होता है किसका, स्मूथ मसल्स का और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का। प्रोलिफरेशन एंड माइग्रेशन होता है जिसकी वजह से अब प्रोलिफरेशन हो गया तो वहाँ पे एथेरोमा फॉर्मेशन होगा फाइनली, विच लीड्स टू एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ था हमारे पास में, एंडोथेलियल डिसफंक्शन हुआ था जिसकी वजह से क्या हुआ, कैस्केड ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हुई जिसमें मोनोसाइट, मैक्रोफेज एंड टी लिम्फोसाइट एंड स्मूथ मसल सेल इन्वॉल्व थे। उसके बाद क्या हुआ, जो बहुत सारे इंजर्ड एंडोथेलियम थे उन्होंने अपने ऊपर सेल अडहेशन मॉलिक्यूल को एक्सप्रेस किया। एग्जाम्पल हमारे पास में ये तीनों हैं जो कि एक्ट करते हैं एज अ रिसेप्टर फॉर इंटीग्रिन्स ऑन द सर्फेस ऑफ मोनोसाइट एंड टी सेल। मोनोसाइट और टी सेल के ऊपर जो इंटीग्रिन्स हैं उसके लिए एज अ रिसेप्टर ये सेल एडिशन मॉलिक्यूल वर्क करते हैं, क्योंकि रिसेप्टर होगा तभी तो वो लोग माइग्रेट होंगे ना। उसके बाद में इनसाइड द इंटिमा क्या होगा, मोनोसाइट बिकम मैक्रोफेजेस। उसके बाद में मैक्रोफेज बनने के बाद में वो एक्सप्रेस करेगा स्कैवेंजर रिसेप्टर को उनकी सरफेस पे, जो कि एलडीएल के लिए होंगे। और फिर
इसको बोलेंगे मैक्रोफाज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ठीक है। उसके बाद में ये जो है ये मल्टीपल रोल प्ले करेगा। जो मैक्रोफाज होगा वो लिपिड का इंजेक्शन करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, डिफरेंशिएशन करेगा मैक्रोफेजेस को फॉर्म सेल बनने में, ठीक है। उसके बाद में इससे क्या होगा, इनिशियल लीजन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्म होगा जिसको हम बोलते हैं फैटी स्ट्रीक। अब फैटी स्ट्रीक जो है वो एक्टिवेट करेगा टी लिम्फोसाइट को, जो कि साइटोकाइन और ग्रोथ फैक्टर रिलीज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोडक्शन होगा और साथ में स्मूथ मसल का प्रोलिफरेशन होगा, जिसकी वजह से हमारे पास में फुल्ली डेवलप एथेरोमा फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये तो था हमारे पास में हमारी एथेरोस्क्लेरोसिस में जो हमने पैथोजेनेसिस पढ़ी, रिस्पॉन्स टू इंजरी थियरी। नेक्स्ट अब इसमें मेन पैथोलॉजी क्या हो रही है। पैथोलॉजी में अर्ली रीजन जो होता है हमारे पास में एकदम स्टार्टिंग वाला, उसमें क्या होता है, डिफ्यूज इंटाइमल थिकनिंग होती है। जो इंटिमा होती है हमारी वो डिफ्यूजली थिक हो जाती है। उसके बाद में फैटी स्ट्रीक, ये तो हो गया अर्ली लीजन में जहाँ पे इंटाइमल थिकनिंग हो रही है। उसके बाद में जो फैटी स्ट्रीक और जिलेटिनस लीजन्स होते हैं आर ऑफन द फॉर रनर्स इन इवोल्यूशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक लीजन। मतलब अर्ली लीजन में क्या हो रहा है, थिकनिंग होगी, और फैटी स्ट्रीक और जिलेटिनस लीजन क्या होंगे, बाद में होंगे, ठीक है। अब ये फैटी स्ट्रीक और इसके साथ में डॉट्स फॉर्मेशन भी होता है। इसके अंदर में जो इंटिमा होती है हमारी, उसके अंदर में ये जो फैटी स्ट्रीक है ये फॉर्मेशन होता है, और ऑन इंटिमा आर हार्मलेस बट मे बी द प्रिकर्सर ऑफ लीजन ऑफ एरिथोमेटस प्लेग, ठीक है। ये जो फैटी स्ट्रीक है वो हमारी इंटिमा में वैसे हार्मलेस होती है बट इट मे लीड टू द प्रिकर्सर ऑफ द लीजन ऑफ एथेरोमेटस प्लेग, ठीक है। और ये जो फैटी स्ट्रीक है ये फर्स्ट ईयर ऑफ एज में हमारे पास में दिखती है, और इट इज़ अनकॉमन इन ओल्डर पर्सन। मतलब 1 साल का बेबी है तो उसके अंदर आपको फैटी स्ट्रीक देखने को मिल सकती है, जो कि एथेरोमेटस प्लेग का लीजन का प्रिकर्सर हो सकता है, और फिर वो ओल्डर पर्सन में क्या हो जाती है, प्रोबेबली अब्जॉर्ब्ड हो जाती है, तो हमको ओल्डर पर्सन में नहीं मिलती है। और ये स्पेशली कहाँ पे मिलती है, प्रोमिनेंट होती है किसमें, एओर्टा में, ठीक है। अब इसका जो है स्ट्रीक्स का कॉम्पोजिशन क्या होता है, इसके अंदर में फॉर्म सेल्स प्रेजेंट हो सकती हैं, इसके अंदर लिपिड कंटेनिंग इलोंगेटेड स्मूथ मसल सेल्स हो सकती हैं, इसके अंदर फ्यू लिम्फॉइड सेल्स हो सकते हैं, कोलेजन हो सकता है, प्रोटीओग्लाइकन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज जिलेटिनस लीजन। इसके अंदर ये क्या होता है, ये जो जिलेटिनस लीजन है ये डेवलप होता है किसमें, इंटिमा ऑफ एओर्टा एंड मेजर आर्टरीज इन द फर्स्ट फ्यू मंथ ऑफ लाइफ। ये भी क्या है, मतलब नॉर्मली हमारे फर्स्ट फ्यू मंथ ऑफ द लाइफ में जिलेटिनस लीजन जो है वो डेवलप होता है, ठीक है। और लाइक फैटी स्ट्रीक दे ऑल्सो मे बी प्रिकर्सर ऑफ प्लेग, तो ये भी फैटी स्ट्रीक की तरह प्लेग का प्रिकर्सर हो सकता है। अब इसमें होगा क्या, जिलेटिनस लीजन बनता है तो उसमें ग्राउंड सब्सटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है और एंडोथेलियम जो है वो थिन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है सबसे पहला क्या हो गया, हमारे पास में फैटी स्ट्रीक बनेगी, फिर जिलेटिनस लीजन्स होंगे, उसके बाद में एथेरोमेटस प्लेग बनेगा। इसमें क्या है, जो एथेरोमेटस प्लेग हम किसको बोल रहे हैं, एक फुल्ली डेवलप्ड एथेरोस्क्लेरोटिक लीजन है जिसको हम लोग और भी नामों से जानते हैं, जैसे कि फाइब्रस प्लेग, फाइब्रोफैटी प्लेग और एथेरोमा। ये तीनों एथेरोमेटस प्लेग के नाम हैं जो कि फुल्ली डेवलप एथेरोस्क्लेरोटिक लीजन है, ठीक है। अब इट मे डेवलप फ्रॉम प्रोग्रेशन ऑफ अर्ली लीजन। अर्ली लीजन जो देखा था हमने उसमें क्या हो रहा था, इंटाइमल थिकनिंग हो रही थी, उसके बाद हमने देखा कि उसमें फैटी स्ट्रीक हो रही है, जिलेटिनस लीजन बन रहे हैं, उसके बाद हमारे पास एरिथोमेटस प्लेग बन रहा है। तो एरिथोमेटस प्लेग जो है वो किससे डेवलप होता है, अर्ली लीजन से, मोस्ट ऑफन एंड सीवियरली अफेक्टेड इन एब्डोमिनल एओर्टा। अब ये जो प्लेग फॉर्मेशन होता है वो मोस्ट कॉमनली किस में होता है, हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा में होता है, ठीक है। अब हमने पहली चीज़ देखी फैटी स्ट्रीक, उसके बाद में देखा हमने जिलेटिनस लीजन्स, थर्ड देखा एथेरोमेटस प्लेग। ये प्रॉपर हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस का जो एथेरोमा था वो यहाँ पे बन चुका है। बट अब क्या हो रहा है नेक्स्ट स्टेप में, कॉम्प्लिकेटेड प्लेग। ये जो है सेकेंडरी चेंजेस आ सकते हैं हमारे प्लेग में, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड प्लेग, ठीक है। अब ये क्या होता है, मोस्ट सीरियस एंड हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं जिस विच कैन इवन लीड टू डेथ, ठीक है। जो हमारा एथेरोमा फॉर्मेशन हुआ है उसके अंदर अगर कैल्सिफिकेशन हो जाता है, उसके अंदर अल्सरेशन हो जाता है, उसके अंदर थ्रोम्बोसिस हो जाता है, एम्बोलिज्म हो जाता है, हीमोरेज हो सकता है, एन्यूरिज्मल डायलिटेशन हो सकता है, ये सारी चीज़ें क्या है, सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस हैं।
और ये जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इट इज़ कॉमन टू सी मोर देन वन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लिकेशन इन अ प्लेग। एक प्लेग के अंदर एक से ज़्यादा सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन भी हमको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उसके बाद में हमारा जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है उसके क्लिनिकल इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो क्लिनिकल इफ़ेक्ट्स मेजरली डिपेंड्स ऑन साइज़, कि आपकी आर्टरी या फिर आपकी जो वेसल है वो कितना ब्लॉक हुआ है, कितना ज़्यादा ब्लॉकेज है। और अब जैसे ब्लॉकेज में अगर आप देखेंगे तो जैसे 40-50 की एज जो होती है उसमें अगर आपकी आर्टरी ब्लॉक हो रही है तो उस टाइम पे आपको एंजियोग्राफी एंड एंजियोप्लास्टी करानी पड़ेगी, क्योंकि उस टाइम पे कोलेट्रल डेवलप नहीं हो पाते हैं। बट अगर आप ओल्ड एज में जाके ये चीज़ डायग्नोस कर रहे हो कि आपकी जो आर्टरी है वो 70 to 80% या 90% तक ब्लॉक है, तो आपको ये कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोलेट्रल डेवलप ऑलरेडी हो चुके होते हैं इफ़ द पेशेंट इज़ फिट एंड फाइन। तो अगर सिम्टम्स नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली वो आर्टरी अब काम में नहीं आ रही, क्योंकि कोलेट्रल्स डेवलप हो चुके हैं। तो अगर ये चीज़ जो है वो कम एज में हो रही है तो कोलेट्रल डेवलप नहीं होते हैं और इट इज़ सीवियर फॉर दैट पर्सन। और अगर ये ज़्यादा एज में हो रही है और सिम्टम्स नहीं है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कोलेट्रल डेवलप हो चुके हैं, ठीक है। अब क्योंकि एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जो होते हैं उसके खुद के भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो अगर ना ही कराना पड़े तो बेटर है। क्योंकि अगर आप किसी आर्टरी के अंदर लीजन है, आप वहाँ पर एंजियोप्लास्टी में स्टेंट डाल रहे हो, तो स्टेंट डालने के बाद जो वहाँ पे एथेरोमेटस प्लेग था वो वहाँ से टूट के कहीं और भी जा सकता है, तो और भी प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है उसमें। उसके बाद जो है, कहाँ थे हम लोग, क्लिनिकल इफेक्ट्स। क्या क्या क्लिनिकल इफेक्ट्स हो सकते हैं। पहली बात हमने देखा कि साइज़ पे डिपेंड करता है, बट स्टिल क्या क्या हो सकता है। स्लो ल्यूमिनल नैरोइंग कॉजिंग इश्कीमिया एंड एट्रोफी। जो हमारी वेसल है उसके अंदर अगर में एथेरोमेटस प्लैक फॉर्मेशन हो गया तो ल्यूमन कैसा हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड सप्लाई हैम्पर होगी, तो इश्कीमिया हो जाएगा। इश्कीमिया हुआ तो एट्रोफी होगी। उसके बाद में सडन ल्यूमिनल अक्लूजन कॉजिंग इन्फेक्शन। अगर सडनली ल्यूमन जो है वो अक्लूड हो गया तो वहाँ पर इन्फेक्शन भी हो सकता है। प्रोपगेशन ऑफ प्लेग बाय फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बाई एंड एम्बोलाई। प्लेग जो है उसका एक जगह से थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुआ है, वो एम्बोलाई। थ्रोम्बस क्या है, एक जगह अगर प्लेग बन रहा है जैसे थ्रोम्बस, और अगर वो उठ के कहीं और मूव कर रहा है इट इज़ एम्बोलाई, तो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म भी हो सकता है। फिर फॉर्मेशन ऑफ एन्यूरिज्मल डायलिटेशन और एंड इवेंचुअल रप्चर। ये जैसे हमारी नॉर्मल आर्टरी है, तो यहाँ पे क्या होता है, आर्टरी अगर ऐसे डायलेट हो गई है तो इसको बोलते हैं हम एन्यूरिज्म डायलिटेशन। और अगर इसकी जो वॉल है ऐसे डायलेट हुई तो स्ट्रेच होगी तो क्या हो जाएगी, उसकी जो वॉल है वो पतली हो जाएगी ना, पतली हो जाएगी तो चांसेस ऑफ रप्चर यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो आर्टरी जो है हमारी रप्चर भी हो सकती है, ठीक है। ये तो कुछ हो सकता है हमारे क्लिनिकल इफेक्ट्स। अब मेजर साइट कहाँ है, क्या है जहाँ पर एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। इट इज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है एब्डोमिनल एओर्टा, जहाँ पे मोस्ट कॉमन होती है एब्डोमिनल एंड थोरासिक एओर्टा में हो सकती है, सेरेब्रल आर्टरीज में हो सकती है, इलियाक आर्टरीज में हो सकती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज में हो सकती है, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट एथेरोस्क्लेरोसिस। आपको बताती हूँ एथेरोस्क्लेरोसिस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये कुछ हमारी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस में मैंने आपको पहले बोला था लॉन्ग आंसर आ सकता है, तो ये आता है जैसे डिस्कस द रिस्क फैक्टर ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस एंड राइट ईटियोपैथोजेनेसिस। तो मैंने आपको ईटियोलॉजी भी बता दी है, पैथोजेनेसिस भी बता दी है, रिस्क फैक्टर भी बता दिए। रिस्क फैक्टर को आप थोड़ा इलेबोरेट करके लिखोगे तो बेटर है, क्योंकि 10 मार्क का क्वेश्चन है। तो आप उसके अंदर कुछ पॉइंट्स भी लिख सकते हो जो मैंने बोल के बताया है, नोट्स में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास में माइक्रोस्कोपिक डायग्राम ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस भी आता है, जो कि एक शॉर्ट नोट आ सकता है। तो ये तो हमारा हिस्टोपैथ का पार्ट हो गया। उसके बाद में ये डिफाइन एथेरोस्क्लेरोसिस, डिस्कस इन डिटेल द रिस्क फैक्टर, मॉर्फोलॉजी एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। कॉम्प्लिकेशन अभी हमने डिस्कस किए, ये जो क्लिनिकल इफेक्ट्स हैं, ये जो चीज़ें हैं ये कॉम्प्लिकेशन है कि आपका एथेरोस्क्लेरोसिस से क्या क्या हो सकता है। और साथ में आप डिसीजेज भी मेंशन कर सकते हैं, लाइक इश्कीमिया हो रहा है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, ये सारी चीज़ें आप कॉम्प्लिकेशन में लिख सकते हैं। उसके बाद अभी तक के लिए ये, बाकी हम नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तो हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वैस्कुलाइटिस, एन्यूरिज्म अभी, और फिर उसके बाद
वेस्कुलाइटिस देखेंगे, एन्यूरिज्म देखेंगे, कुछ नॉन न्यूप्लास्टिक डिसीजेज ऑफ वेन एंड लिम्फेटिक देखेंगे, वेस्कुलर एंड पेरीवेस्कुलर ट्यूबर्स देखेंगे। फिर हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा, देन विल मूव ऑन टू दी हार्ट। ठीक है, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।